वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पिट 2022 के लिए और साथ में साथ वीडियो 2022 के लिए जीएस का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दोनों परीक्षाएं इसलिए ली गई हैं क्योंकि दोनों एक ही आयोग के अंदर होगा, तो दोनों सेम ही प्रश्न बनेंगे। आज हम लोगों का 11वां मॉक टेस्ट है। अब तक 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों के मॉक टेस्ट में जीएस के टोटल 30 प्रश्न आते हैं। इसमें से आपके कितने सही होंगे आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और सूचना आप लोगों के लिए ये है कि अब जल्द ही करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद में। तो देखिए, सबसे प्रमुख देवता जो ऋग्वेद में थे वो इंद्र थे। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद में। और 250 सूक्त जो है इनके ऊपर लिखे गए हैं। तो पहले का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये पहले के टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने कर लिया है। तो कौन पढ़ते हैं? ऑप्शन देखिए, बहुत काफ़ी क्लोज बनाया गया है। जेम्स प्रिंसेप, जेम प्रिंसक। तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1837 में। आइए देखते हैं। देखिए, बार बार हम प्रश्न पढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेख कौन पढ़ने का प्रयास किया। अब आप देखिए, पढ़ने का प्रयास खुद करके देखिए क्या लिखा गया है। असल में ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शब्द हैं और इसे पढ़ना कोई आसान बात नहीं होती। देखिए, एक ही जैसे अक्षर तो दिखेंगे लेकिन हम लोगों के बस के बाहर की बात है। वो इतिहासविद होते हैं जो अच्छे होते हैं, उन्हीं के बस की बात होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनका कार्यकाल क्या था? तो 319 से लेके 335 ईस्वी इनका कार्यकाल था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ लीजिएगा गुप्त साम्राज्य में। बस यही दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है इनका, क्योंकि दिल्ली ही नहीं लगभग पूरे भारत में प्रथम महिला शासक ये बनी थी। एंशियंट ज़माने में छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ पे तो उल्लेख और उल्लेखों की वजह से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जो है ये एकदम साक्ष्य अवेलेबल है लिखित रूप में। तो इसमें कौन था? तो रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश कौन? गुलाम वंश का। 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था दिल्ली की राजगद्दी पर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? देखिए, जहाँ भी बात आए धन निष्कासन की तो सबसे पहले नाम किसका आता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी का। और उनका ऑप्शन न होने की वजह से यह सही ऑप्शन हम लोगों का डी होगा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इनके साथ एक लोग और थे, वो थे रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जी भी ने धन निष्कासन का विरोध किया था। देखिए, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला कौन था जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो सरोजिनी नायडू जी थी। और कौन से सन में? 1925 में। यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये कानपुर में हुआ था, कानपुर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पिछले टेस्ट में हो चुका है, आप लोग सही जवाब दीजिए। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कालक्रम से प्रश्न आ गया। कालक्रम जो है ये घटनाक्रम सजाने का, ये बराबर इस समय सभी परीक्षाओं में लगभग आ रहे हैं, तो इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए।
और इतिहास को कालक्रम के हिसाब से पढ़ने का प्रयास ही किया करिए कि इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बंगाल विभाजन, कब होता है? 1905। आप लोग मेरे साथ बोला करिए, कहीं पे भी हैं आप देखिए, पढ़ने में अगर जितना अपना आउटपुट नहीं देने का प्रयास करेंगे ना, इनपुट कितना भी ले लीजिए, आउटपुट के बगैर सारी परीक्षाएं रद्द हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं भी जानता हूँ, 10-10 साल लग जाते हैं एक परीक्षा निकालने में, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आउटपुट ना होने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप कहीं पे भी हैं आप बोला करिए, इसका ये उत्तर होगा, इसका ये होगा। लोग क्या कहेंगे? लोग आपको पागल समझेंगे क्या? पागल वो खुद हैं जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग कितना अपने आप को, मतलब जो अपनी पूरे कार्य को डेडिकेट होकर कार्य कर रहा है उसे पागल नहीं समझते। आप खुद आंसर दीजिए जहाँ पे भी हैं, आप बोलिए, धीरे से ही बोलिए, लेकिन बोलिए, ज़रूर बोलिए। चंपारण कब होता है? चंपारण 1917 में। नेक्स्ट आइए खेड़ा, खेड़ा का 1918 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। चलिए अब कालक्रम मिला लीजिए। तो सबसे पहले पहला आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो सही जवाब बनेगा जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला 1938, ये कौन सा है? ये हरिपुर अधिवेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन। ये कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उसके बाद इसमें जब फिर से वोटिंग हुई अगले अधिवेशन के लिए, त्रिपुरी के लिए, तो उसमें 1939 में कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि यही बने, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सन कौन सा था? तो 1939 में किया था। और इसी वर्ष 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो त्रिपुरी में। त्रिपुरी महत्वपूर्ण है, सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये काफ़ी सरल सा प्रश्न है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसको भी हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं। सही जवाब यांगजे नदी। या कहाँ की नदी है? यह चीन की नदी है, चीन की। अमेजन सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र में, अर्थात ज़्यादा जल लेके, और नील नदी सबसे लंबी अर्थात दूरी के मामले में। ये दोनों फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप। चलिए सबसे पहले हम लोग मैप पे देखते हैं। ये क्या है? ये एंडीज है। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। ये क्या है? ये रॉकी है, रॉकीज की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद फिर हिमालय, हम लोगों को पता है यहीं है। हिंदू कुश हिमालय के थोड़ा सा ऊपर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऊपर की साइड है। पामीर की घाट इसी के बीच में अवस्थित है, एकदम ऊपर। हिंदू कुश यहाँ पे अवस्थित है। यूराल माउंटेन कई बार आ चुका है, आप लोग इसे भी लोकेशन देख लीजिए। ये कहाँ पे है? एशिया और यूरोप के बीच में, बॉर्डर पे लगभग। उसके बाद फिर डेकेंसबर्ग, ये देखिए ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका के एकदम नीचे वाले भाग में। इटलस कई बार आया है, आप लोग इसे भी ध्यान दीजिए। इटलस यहाँ पे अवस्थित है। एक बहुत ज़्यादा करके पूछते हैं, यूपी की परीक्षाओं में देखते हैं, ज़्यादा करके ऑस्ट्रेलिया से आता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, इसे एकदम बेहद याद करके रखिएगा। ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। लगभग महत्वपूर्ण हो चुके हैं, फिर भी कई जो बचे हैं आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं इसे PDF के साथ लगा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। हिमालय कहाँ पे है? एशिया में अवस्थित है। तो पहले का सी होगा, पहले का सी। इसका मतलब A और D ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, B या C में से कोई सही होगा। एंडीज कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। दूसरे का A।
दूसरे का ए हम लोगों का सही जवाब आ गया। लास्ट बचा है ये तीसरे का बी होगा ही, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, इंडीज़ के ऊपर एक और फैक्ट ये बनता है, इंडीज़ के ऊपर आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा कि यह जो है यह विश्व का सबसे लंबा माउंटेन है। सबसे लंबा माउंटेन, लंबा मतलब लंबाई के क्रम में इसकी लंबाई काफ़ी लंबी है। और जबकि सबसे ऊंचा की बात आती है तो वो तो हिमालय ही है। हिमालय में कौन सा है पीक? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे है? ये हिमालय में अवस्थित है। चलिए, तो हम लोगों का सही जवाब बना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए 2020 इसलिए दिया जाता है कि ऐसे सर्वे धीरे धीरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2022 चल रहा है तो 2022 का हो जाएगा, 2020 तक का ही हुआ है। अभी पहले के सर्वे होते हैं क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट, इतना जल्दी जल्दी नहीं डेटा बदल सकते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे सर्वे होते हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो 2020 का ही चल रहा है। देखिए भंडार के मामले में भारत जो है वो 5वें स्थान पे है, 5वें पे। पहले पे कौन है? पहले पे यूएस, दूसरे नंबर पे कौन है? तो रूस, तीसरे नंबर पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पे चाइना है। आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना इतना नीचे क्यों चला गया? असल में चाइना उत्पादन में है, उत्पादन में पहले नंबर पे आता है, उत्पादन में। तो ये भारत हम लोगों का 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? देखिए पूर्व का एथेंस जो है ये मदुरै राज्य को जाना जाता है, मदुरै को। और मदुरै है कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गांधीनगर किसकी राजधानी है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है लेकिन बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे। तो ये राजधानी जो है ये गुजरात की है, गुजरात की। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना, देखिए पहले जिम्मेदारी यह थी, यह योजना आयोग की थी। किसकी? योजना आयोग। योजना आयोग संवैधानिक बॉडी नहीं है, यह एक नॉर्मल बॉडी है जिसे संविधानोत्तर संस्था बोला जाता है, संविधानोत्तर संस्था। और अब इसके स्थान पे कौन कार्य करता है? इसके स्थान पे नीति आयोग, नीति आयोग कार्य करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। योजना आयोग के भी रहते थे और इस समय इसके भी, नीति आयोग के भी यही हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। तो सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किया गया है हम लोगों के द्वारा, सरल सा प्रश्न है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। साथ में इसे राज्य का बैंकर अगर बोला जाए तब भी आप इसे ही ऑप्शन लगाइएगा, राज्य का बैंकर। अर्थात यहाँ राज्य में स्टेट नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब भारत हो गया, भारत का बैंकर, देश का बैंकर हो गया, तो वो भी आरबीआई है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सेज का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सेज जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कहा जाता है, सेज। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, हाँ इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, बगैर इसके हरित क्रांति हो ही नहीं सकता। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। बीजों की उच्च पैदावार, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सही जवाब जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की आवश्यकता के साथ ही हरित क्रांति सफल हुई है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बैंक के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पिछले टेस्ट में भी ये प्रश्न आया था, इसे हम लोगों ने अच्छे से किया था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसे बोला जाता है। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरनेट के माध्यम से बैंकों को जोड़ना, यही है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यह जो है अमेरिका के संविधान से
लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। देखिए यूएसए से दो एक चीज़ें और ली गई हैं। पहला ये न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? असल में जब कोई सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दिया, कोई आदेश दे रहा है, आदेश देने के बाद उसे कुछ दिन बाद लगता है या फिर उसे लगता है कि नहीं यहाँ हम लोगों ने गलत किया है, तो उसका फिर से अवलोकन करके फिर से उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय भी एक बड़ी संस्था है, ऊपर है, यह भी जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो ये सब चीज़ें वहीं से ली गई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ सब्जेक्ट का जो बंटवारा हुआ है, सब्जेक्ट का जो बंटवारा हुआ है यहीं से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान की बात की जाए तो यहाँ संसदीय प्रणाली, जैसे संसद बनता है, संसद में संसद के नेता ही हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये सारी प्रणालियाँ वहीं से ली गई हैं, ब्रिटेन से। नेक्स्ट आइए देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? देखिए यह जो है ये समता का अधिकार है, समता का अधिकार। और यह कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे जो पूछा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये एकदम पूरा हूबहू अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15 में सेम एकदम यही लाइन लिखी गई है। तो कौन सा होगा? ये समता के अधिकार में, समता के अधिकार टोटल कितने आर्टिकल में है? तो 14 से लेकर 18 के बीच में है। और ये प्रतिषेध के बारे में अगर पूछा जाए, धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कोई कर रहा है तो उसे प्रतिषेध करता है हमारा संविधान। तो ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। मूल अधिकार के सभी आर्टिकल आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा में इसका जिक्र जो है वो कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 83 में इसका जिक्र किया गया है। और टोटल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा 6 वर्षों तक होता है। ऐसे ही स्टेट में, आप स्टेट अर्थात राज्य में भी आ जाइए, यहाँ विधान परिषद और विधानसभा चलती है। विधानसभा का मतलब हुआ लोकसभा के बराबर, वो भी 5 वर्ष का, जबकि विधान परिषद जो है, विधान परिषद, यह भी 6 वर्षों का कार्यकाल इसका होता है। ये कन्फ्यूजन के लिए बनाया गया प्रश्न है। तो लोकसभा जहाँ बात आ जाए इसका मतलब आप तुरंत 5 लगा दीजिएगा, 5 वर्ष। और जहाँ राज्यसभा आ जाए, राज्य की बात की जाए, वहाँ पे 6 वर्ष। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? देखिए अनुच्छेद 153 ऐसा कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होंगे। और जबकि अनुच्छेद 155 जो है यह ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति। अच्छा, राज्यपाल के बारे में एक और फैक्ट आप लोग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल कभी भी अपने स्टेट का नहीं होता, कभी भी। आप नोटिस करिएगा, जैसे यूपी चल रहा है तो यूपी के जो व्यक्ति हैं वो राज्यपाल यूपी में नहीं बन सकते, वो यूपी के बाहर बनेंगे, या तो एमपी के बनेंगे, राजस्थान कहीं और स्टेट के बनेंगे, यूपी के नहीं बन सकते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं को जोड़ा था? तो ये था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992। इसके साथ एक और आता है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज। ये किस में आता है? तो ये 9 में आता है, भाग 9 में पंचायती राज, 9 में नगर पालिकाएं। 33% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है, दोनों जगह महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, समय की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक, यह सेकंड होता है। क्या? सेकंड। और यह जो है अदिश राशि है, अदिश राशि और सदिश राशि के भी जो एग्जाम्पल हैं उन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? देखिए कांसा जो है वो
तांबा और टिन से मिलके क्या बनता है, ये बनता है कांसा। सही जवाब ए होगा। जबकि वहीं अगर तांबा और जस्ता अगर मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे पीतल बनेगा, पीतल। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो दमित्री मेंडलीव। पिछले टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, आत्मघाती लिखा है, आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो देखिए लायन काय, लायन काय अर्थात लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग बोला जाता है, अर्थात आत्मघाती थैली। नेक्स्ट आज ये देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार साथियों हम लोगों के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने सही हुए। और नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो है, अब ये तो निरंतर चलता ही रहेगा शाम को 8 बजे डेली लाइव, लेकिन इसके सिवा भी हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट पेपर भी शुरू करने वाले हैं, जल्द ही वो भी आने चालू हो जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।